नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी की सीरीज में हम क्रमशः 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की बुक्स का अध्ययन करते हैं। चैप्टर वाइज हम लेते हैं इसको। तो आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का हम अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 5 में दो बातों के बारे में जानेंगे हम। एक तो कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं और इसकी परिभाषा प्राचीन समय में कहाँ पर दी गई है, और दूसरा है कि भारत का जो नाम है हमारे संविधान में आज देखेंगे तो इंडिया, दैट इज भारत। तो ये नामकरण कैसे हुए हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम संक्षेप में अगर देखें तो भारत के नाम की एक ऐतिहासिक यात्रा रही है, और इस ऐतिहासिक यात्रा में दो अलग अलग धाराएं हैं। एक धारा है जो भारत के ग्रंथों से, प्राचीन ग्रंथों से ली गई है, जो भारतीय ग्रंथों में जो नाम मिलता है हमारा। और दूसरी धारा है जो विदेशी, मतलब आक्रमणकारी रहे हैं या विदेशी यात्री रहे हैं या विदेशों के व्यापारी वर्ग जो भी भारत आए हैं उनके द्वारा। तो पहली धारा जो भारतीय ग्रंथों से संबंधित है उसमें भारत के तीन नाम मिलते हैं हमें। सबसे प्राचीन नाम मिलता है सप्त सैंधव प्रदेश, इसके बाद फिर मिलता है भारतवर्ष, और फिर इसके बाद मिलता है जम्बूद्वीप। और इसी तरह से हम विदेशियों के जो प्रसंग हैं, विदेशियों के जो विवरण हैं, उनमें हम सिंधु से हिंदू होते हुए देखते हैं, और हिंदू से फिर इंड या इंडोई होते हुए देखते हैं, और इसी से फिर इंडिके और इंडिया नाम की तरफ आते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारी जो नाम की जो ऐतिहासिकता है उसकी दो धाराएं हमारे पास मौजूद हैं, हमारे मतलब इनके प्रमाण हमारे पास हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं अभी इसमें। तो कहने का मतलब हुआ कि संविधान में दिया गया भारत अर्थात इंडिया, ये नाम तो एक ही है लेकिन इसकी दो अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं इसके। और भारत की अगर परिभाषा की हम बात करें तो इसके बारे में जो महर्षि अरविंद हैं, जो कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और बाद में आध्यात्मिक जगत की तरफ मुड़ गए, उन्होंने अपने मतलब एक उद्गार में कहा कि भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। यानी जो भारत आज है वो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस मानवता की, इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन चुका था। ऐसा श्री अरविंद जो है वो अपने उद्गार में कह चुके हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी जो पहचान की दो धाराएं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि एक स्वदृष्टि रही हमारी, यानी कि हमारी अपनी जो अपने अंदर से जो नामकरण हमारे हुए, हमारे जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा जो नामकरण हुए, उसको हम बोलते हैं स्वदृष्टि की धारा या द नेम्स फ्रॉम विद इन। और दूसरी हमारी एक विश्व दृष्टि की धारा रही जिसे हम बोलते हैं द नेम्स फ्रॉम विदाउट, यानी कि विदेशी यात्रियों, व्यापारियों और शासकों के द्वारा जो हमें नाम दिया गया। तो इन दो अलग अलग धाराओं को देखते हैं और फिर इनका हम एकीकरण देखेंगे कि हमारे संविधान में इसका कितने सुंदर तरीके से एकीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि भाग एक हमारा जो है, यानी कि हमारे नामकरण। ध्यान रखिए, हम इस अध्याय में भारत के नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत को भारत और इंडिया कहाँ से कहना शुरू हुआ और भारत की जो भूमि है उसको कहाँ से परिभाषित करना शुरू किया। तो एक हमारी जो स्वदृष्टि रही है अपनी, यानी कि हमारे अपने भीतर से जन्मी, उसमें सबसे पहला जो ज्ञात नाम हमें भारत के बारे में मिलता है वो सप्त सैंधव प्रदेश है। यानी कि सिंधु नदी के आसपास जो नदियां थी उस क्षेत्र में जब बसावट हुई तो ऋग्वेद में ये सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि सिंधु के आसपास के क्षेत्र को, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये मैप में यहाँ पे दिखाया है, ये वर्तमान में पूरा क्षेत्र पंजाब, भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में बटा हुआ है। तो यहाँ पे ये सिंध और उसकी सहायक नदियां हैं। तो इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है ऋग्वेद में, और ये सैंधव शब्द जो है सिंध नदी से आया है। तो इस तरह से सबसे पहला ज्ञात नाम भारत के लिए जो आता है वो आता है सप्त सैंधव प्रदेश। इसके बाद जो हमारा महाभारत है, जो महाकाव्य है, उसमें सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। और ये भारतवर्ष शब्द जो है भरत का देश के नाम से आता है। ऋग्वेद में भरत एक कबीला था और एक समूह था जिसमें मतलब
ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि भरत कबीले का शासक जो दसरा के युद्ध में भाग लेता है, सुदास, वो भरत कबीले का ही था। तो इस भरत कबीले के नाम से यहाँ पे भरत देश का उल्लेख भारतवर्ष महाभारत में किया गया है। हालांकि कुछ लोग इसको जो कौरव और पांडव थे उनके पूर्वज भरत से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये उनके पूर्वज भरत से नहीं जुड़ा हुआ, ये भरत कबीले से जुड़ा हुआ है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद फिर तीसरा नाम जम्मू द्वीप जो नाम आता है, ये सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, जो कि 250 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने साम्राज्य का वर्णन करने के लिए शिलालेखों में जो नाम प्रयोग किया है वो जम्बू द्वीप नाम प्रयोग किया है। हालांकि ये जामुन वृक्ष के फल के द्वीप के रूप में नाम दिया गया है, जो कि भारत में बहुतायत से ये वृक्ष मिलता था, वहीं से ये जम्मू द्वीप का नाम है। और इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये पूरे हिस्से शामिल थे। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप को मतलब जम्मू द्वीप नाम से मतलब इंगित किया गया है। तो इस तरीके से भारत के जो मतलब हमारे अपने ग्रंथ हैं प्राचीन, उनमें 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब बात आती है कि भारत की जो परिभाषा है वो सबसे प्राचीन हमें कहाँ मिलती है। तो ये विष्णु पुराण जो हमारा है उसमें भौगोलिक रूप से भारत को पहली बार परिभाषित किया गया है। और उसमें संस्कृत में एक आता है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रि स्वैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। यानी कि भारत की सांस्कृतिक एकता का जो उल्लेख पहला है वो विष्णु पुराण में मिलता है। अब जो भारत के नाम के पीछे यानी जो इंडिया नाम है उसके बारे में जो विश्व दृष्टि है, यानी कि दुनिया की नज़रों में जो पहचान है वो कहाँ से आती है। तो ध्यान रखिए, भारत की अपनी जो आंतरिक पहचान है वो भी सिंधु से जुड़ी हुई है, और जो भारत की विदेशी पहचान है, विदेशी नाम की पहचान है, वो भी सिंधु से जुड़ी हुई है। सिंधु से ही सप्त सिंधु प्रदेश आया और सिंधु से ही फिर हिंद और इंडिया शब्द आया। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि ये सिंध से हिंद कैसे बना और इंडिया कैसे बना। तो सिंध संस्कृत शब्द है और सिंध का संस्कृत में अर्थ होता है विशाल जलराशि, यानी ग्रेट स्ट्रेच ऑफ वाटर। तो ऋग्वेद में जो उल्लेख है वो सिंध मतलब सिंध नदी के लिए, इसी ग्रेट स्ट्रेच ऑफ वाटर के लिए है, यानी कि विशाल जलराशि के लिए है। इतनी बड़ी नदी थी सिंध कि उसे एक विशाल जलराशि का नाम देकर के और सिंध कह दिया। अब जो फारसी लोग थे, फारसी सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में जिन्होंने शासन स्थापित किया, वो स को ह बोलते थे, तो वो सिंध को हिंद कहने लगे। अब हिंद हिंदू शब्द ये फारसी से आया। अब यहाँ पर जो हिंदू शब्द है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे, यह शुद्ध रूप से एक क्षेत्र के लिए है। तो इस तरह से हिंद शब्द यहाँ पे आता है। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि फारसियों के संपर्क में आने के बाद देखिए ये सिंध नदी है, यहाँ पे ये पूरा भारत का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये सिंध नदी इस तरीके से बहती हुई जा रही है पूरी। तो ये यहाँ पे ये फारसियों का साम्राज्य दिखाया गया है। और ये फारसी लोग जो थे वो इस सिंध को ही, जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख है सिंध सप्त सिंधु प्रदेश, तो इसी प्रदेश को, सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कह करके उच्चारित करने लगे। तो इस तरीके से ये शब्द सिंध से हिंद बना। अब इसके बाद यूनानी दृष्टिकोण आता है इसमें। जब सिकंदर और अन्य यूनानी लोग भारत की तरफ आए तो उनके यहाँ पर ह, उनका उच्चारण में ह नहीं होता, तो वो हिंद को इंड कहने लगे। एच हटा दिया उन्होंने, ह हटा दिया उन्होंने, और फिर इंड, इंडोई, इंडिके और इंडिया, इस तरीके से यही शब्द हिंद जो है वो इंडस और इंडिया, इंडियन, इनमें बदल गया। अब चीनियों ने भी इसके लिए, जो ह्वेनसांग था उसने चीनी भाषा में हिंदू के लिए यिंतु शब्द प्रयोग किया है। यिंतु ये हिंदू से मिलता शब्द है, आप देखेंगे तो ओरिजिन में। और यिंतु का मतलब है स्वर्ग तुल्य स्वामी। इन्होंने भगवान बुद्ध के लिए ये प्रयोग शब्द किया है, बुद्ध की भूमि के लिए ये शब्द प्रयोग किया है, स्वर्ग तुल्य स्वामी भूमि यिंतु। तो इस तरह से सिंधु शब्द यिंतु या तेंजू बन गया चीनी भाषा में जाकर के।
तो इस तरीके से नामों का अगर हम पूरा देखेंगे तो सिंध, हिंद, इंडोई, इंतु, हिंदुस्तान, इंडिया, इस तरीके से ये नाम विकसित हुए हैं। इन नामों को हम मतलब अलग अलग देखें तो रूट इसका सिंध है, और फारसी यानी पर्शियन में हिंद हो गया, ग्रीक में इंडोई हो गया, चाइनीज में इंतु हो गया, अरबी फारसी में हिंदुस्तान हो गया, इंग्लिश में ये इंडिया हो गया। तो इस तरीके से जब हमारी संविधान सभा में इसके नाम को लेकर के बहस हो रही थी, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। कुछ सदस्यों का कहना था कि जो भारत की वर्तमान पहचान है वो इंडिया से है, वैश्विक पहचान इंडिया से है, इसलिए हमें इसके लिए नाम इंडिया रखना चाहिए। और जो दूसरे सदस्य थे उनका कहना था कि हमारी अपनी जो परंपरागत नाम है भारत, उससे हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ऐतिहासिक पहचान है हमारी, इसलिए हमें इसका नाम भारत रखना चाहिए। और फिर जब कोई एक मत नहीं हो पाए तब संविधान सभा ने फैसला लिया कि दोनों को मिश्रित करके इंडिया दैट इज भारत नाम रखना उचित रहेगा। तो इस प्रकार संविधान सभा में हमारा भारत का जो नाम है वो इंडिया दैट इज भारत रखा गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी जो पहचान है उसके दो अलग अलग इतिहास हैं, यानी एक स्व का इतिहास और एक विदेशी इतिहास, लेकिन पहचान एक ही है, और उसी से फिर हमारे ये दोनों नाम निकल के आते हैं, भारत और इंडिया। भारत जो शब्द है उससे देश की प्राचीन सांस्कृतिक और स्व की परिभाषा मिलती है, हमें स्व की परिभाषित पहचान होती है। और इंडिया जो नाम है उस दुनिया ने इस भूमि को जिस नाम से जाना है और उसके साथ जो बातचीत की है उसकी पहचान मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो इतिहास और एक पहचान को हमने समाहित किया है संविधान में, भारत और इंडिया दोनों नामों को अडॉप्ट करके, दोनों नामों को स्वीकार करके। अब अगर हम देखें कि इतिहास की जो परतें हैं, तो भारत के नाम केवल लेबल नहीं है ये दोनों, कि भारत और इंडिया एक लेबल लगा दिया हमने। इतिहास, धारणा और पहचान की परतें हैं ये दोनों। वे एक ऐसी सभ्यता की कहानी बताते हैं हमारे नाम, जिसने लगातार खुद को परिभाषित किया है और साथ ही दुनिया के साथ अपने जुड़ाव से भी परिभाषित हुई है। तो भारत की अपनी भी एक परिभाषा है जो कि सप्त सैंधव से लेकर के और जम्मू द्वीप तक आती है, और फिर एक विश्व के साथ जो जुड़ाव की परिभाषा है वो हिंदू से लेकर के इंडिया और यिंतु तक आती है। तो इस तरीके से हम इस मतलब भारत के नाम के बारे में पूरा विस्तार से समझ पाए हैं। इसी तरह हम अगले चैप्टर में जो डिस्कशन होगा इतिहास का उसको अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अगर आपको मिलता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो में कुछ और जानकारी साझा करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और अतिरिक्त जानकारियां शामिल की जाएं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, मैं उन्हें शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही चैनल पर लगातार हम एनसीईआरटी की बुक्स का विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।